चलिए तो शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। हमने सबसेक्शन 2 तक कर लिया था पिछली क्लास में। अब सबसेक्शन 3 से हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, आज कंपनी ऑडिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अगली क्लास में हम वैसे भी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, वो है कारो। अरे एकांश भाई, आप टेंशन ले रहे हो, मैं इतनी सोचता ही नहीं। आप फालतू बिना बात के लिए परेशान हो रहे हो। मस्त रहो, चिल्ड आउट करो, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन संसार में उसके सिवा रखा भी क्या। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो भाई आते हैं ऑडिट रिपोर्ट के अदर एलिमेंट्स में। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो भाई, ऑडिट रिपोर्ट बनाई है तो कुछ तो बताना पड़ेगा। ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या बताना पड़ेगा। सबसेक्शन 3 कहता है ABCDEFIPL। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ऐसा क्या? हाँ, ABCDEFIPL का मतलब क्या है भाई? ठीक है, वो कहता है जी, क्या फाइनेंशियल को एएस के हिसाब से बनाया गया है? क्या ब्रांच ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट कंपनी ऑडिटर को भेजी है क्या? क्योंकि अगर ब्रांच ऑडिटर कोई और व्यक्ति है ना, तो वो अपनी रिपोर्ट कंपनी ऑडिटर को भेजेगा। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर है? क्या आपने लॉ के अंदर शायद पढ़ा हो कि 8 साल तक बुक्स संभाल के रखनी पड़ती है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी भी पड़ती है, संभाल के भी रखनी पड़ती है। तो ए फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड माने गए हैं क्या? बी फॉर बुक्स प्रॉपर रखी गई है क्या? बी फॉर ब्रांच ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट भेजी है क्या? सी फॉर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कंसिस्टेंट और एडिक्वेट है क्या? देखो, इंटरनल कंट्रोल 2 तरह के होते हैं मालिक। एक होता है फाइनेंशियल, एक होता है नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल से मतलब नहीं, अगर आप बोर्ड रिपोर्ट भी पढ़ें तो बोर्ड रिपोर्ट के केस में लिस्टेड कंपनी के बारे में लिखा हुआ है कि बोर्ड की जिम्मेदारी है, बोर्ड इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल मेंटेन करेगा। तो नॉन फाइनेंशियल से हमें कोई मतलब नहीं है। फाइनेंशियल कंट्रोल जैसे कि जहां कैश रखा है वहां ताला लगा हुआ है, इन्वेंट्री जहां पे है वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल है। अब नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल क्या हो सकता है? नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल कैन बी ऑफ ऑन इट एनी टाइप। अब एयरलाइन कंपनी फ्लाइट के आने और जाने का टाइम नोट करती है, नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल है। तो कह रहा है फाइनेंशियल कंट्रोल देखना है, वो सही है और एडिक्वेट है। यानी क्या डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है क्या 164 सबसेक्शन 2 के अंदर? सर यहां डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड कैसे होता है, जरा बताइए भाई। डायरेक्टर का डिस्क्वालिफाइड होना बनता है भाई यहां पे? चलो देखते हैं कैसे डिस्क्वालिफाइड होता है। डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है भाई, आ सकता है डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन, ध्यान रखना। डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन कहती है, अगर किसी कंपनी ने डिफॉल्ट किया है बच्चे, किस चीज को लेकर डिफॉल्ट किया है? डिफॉल्ट किया है इन फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न FSAR 3 साल तक। FSAR 3 साल तक फाइल नहीं किए, उस कंपनी का हर एक डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है इंडिया की हर एक कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए। तो अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है ना बच्चे FSAR फाइल करने में, तो डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड होगा अगले 5 साल तक। तो ये डिफॉल्ट कब तक होना चाहिए? डिफॉल्ट होना चाहिए भैया 3 साल का। या फिर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन पेमेंट। किसको पेमेंट करने में भाई? पेमेंट करने में बच्चे डिपॉजिट, डिबेंचर और डिविडेंड, DDD 1 साल तक। तो उस कंपनी का हर डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है इंडिया की किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए अगले 5 साल तक। दोनों में से कोई भी डिफॉल्ट करोगे ना, डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड होगा। ठीक है, हाँ, डिफॉल्ट नंबर 1 क्या है? FSAR फाइल नहीं किया 3 साल तक। और डिफॉल्ट नंबर 2 क्या है? डिवेंचर, डिपॉजिट, डिविडेंड नहीं दिया 1 साल तक। वहां पे 3 साल का डिफॉल्ट है, यहां 1 साल का डिफॉल्ट है। दोनों में से कोई भी डिफॉल्ट करिए, आपकी कंपनी का हर डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है 5 साल तक। ठीक है, तो डायरेक्टर भाई डिस्क्वालिफाइड होगा तो ऑडिटर को बताना पड़ेगा ना मालिक। ठीक है, चलिए अगला ABCDEFIPL। क्या ऑडिटर को सारे एक्सप्लेनेशन मिले जो ऑडिट के लिए जरूरी है? पूछताछ करेगा तो जानकारी तो मिलनी चाहिए ना भाई।
क्या किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एडवर्स इफेक्ट है कंपनी की फंक्शनिंग के ऊपर? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैविंग एडवर्स इफेक्ट, एग्जांपल, मैक्सिमम रेमुनरेशन कितनी दे सकते हैं आप डायरेक्टर को? 11%, 1, 3, 5, 10, 11। अगर आपने डायरेक्टर को 11% से ऊपर रेमुनरेशन देनी है तो सेक्शन 197 के अंदर एसआर पास करना पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूं सर, आपने 18% रेमुनरेशन दे दी बिना एसआर पास किए, क्या ये सही किया कंपनी ने? नहीं सर, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जो ये शो करता है कि कंपनी की फंक्शनिंग ठीक नहीं है। ऐसे हर एक बारे में आपको रिपोर्ट में बताना पड़ेगा। ऐसा हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसका कंपनी की फंक्शनिंग पे एडवर्स इफेक्ट है वो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ABCDEF बात आ रही है समझ में? क्या एएस माने गए हैं? क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर हैं? क्या ब्रांच ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट दी है? क्या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कंसिस्टेंट एडिक्वेट है? क्या डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड है? क्या एक्सप्लेनेशन इंफॉर्मेशन सारी मिल गई है? और क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एडवर्स इफेक्ट है? ठीक है ना। और एक लास्ट पॉइंट है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स के हिसाब से बनाए गए हैं? अब मानो बुक्स में कैश बुक है, कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस है 20,000 रुपए, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा रहे हो 20 लाख रुपए, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स के साथ मैच कर रहे हैं? नहीं यार, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बेसिक बुक्स के साथ तो मैच करने चाहिए ना। बेसिक बुक्स का मतलब है प्राइमरी बुक्स। अगर कैश बुक में 20,000 का बैलेंस है तो भैया 20 लाख कैसे दिखा सकते हो आप? तो फाइनेंशियल शुड मैच विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ABCDEF, ठीक है। एक बात और, ABCDEF के साथ चलता है IPL मतलब जो पैसा IPF में ट्रांसफर करना था, क्या कंपनी ने वो पैसा IPF में ट्रांसफर किया है? पहली बात। क्या लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रोविजन बनाए गए हैं? दूसरी बात। और तीसरी बात, जो भी लिटिगेशन चल रहे हैं कंपनी के अगेंस्ट पेंडिंग, वो आप बताइए। तो कुल मिला के आपको बताना है ABCDEF प्लस IPL, ठीक है ना। ये आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। कहां डिस्क्लोजर देना पड़ेगा बच्चे? ये डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा सबसेक्शन 3 के अंदर, ठीक है भाई। आगे बढ़े, चलिए एक बात ध्यान रखिए, अगर आप ऊपर पढ़े ना तो हर चीज आपको क्वेश्चन के फॉर्म में मिलेगी। क्या AS माने गए हैं? क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर है? अगर इसका आंसर फेवरेबल हुआ तो ठीक, इसका किसी का भी आंसर अगर नेगेटिव हुआ, नेगेटिव ऑडिटर का, तो रीजन देने पड़ेंगे। सबसेक्शन 4 में लिखा है, ऊपर दिए गए किसी भी क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव हुआ तो ऑडिटर को रीजन देने पड़ेंगे रिपोर्ट में। हवाई नहीं कह सकते। आप कह रहे हो AS नहीं माने, तो कैसे नहीं माने भाई? आप कह रहे हो ये नहीं माना, कैसे नहीं माना भाई? बता ना कि AS2 नहीं माना, NRV लोअर थी, फिर भी आपने कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू कर दिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं गवर्नमेंट कंपनी पे, सबसेक्शन 5, 6, 7। ये समझना भाई, बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ये है C&AG गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। अपॉइंट करने के साथ साथ डायरेक्शन देगा कि ऑडिट करनी कैसे है। गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर ऑडिट करेगा एज पर द डायरेक्शंस। ऑडिट करने के बाद अपनी रिपोर्ट C&AG को देगा। C&AG के पास अगले 60 दिन में 3 राइट्स हैं। 3 राइट्स कौन कौन से? C&AG आपकी रिपोर्ट पे कमेंट कर सकता है, पहला अधिकार। C&AG सप्लीमेंट्री रिपोर्ट दे सकता है, दूसरा अधिकार।
और सीएनडीजी सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑर्डर कर सकता है तीसरा अधिकार। 3, या तो सीएनडीजी आपकी रिपोर्ट पे कमेंट करेगा, या तो सीएनडीजी सप्लीमेंट्री रिपोर्ट देगा, या तो सीएनडीजी सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑर्डर करेगा। तीनों में से कुछ भी करे, जो भी करेगा 60 दिन के अंदर। ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना, सीएनडीजी ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, डायरेक्शन देगा ऑडिट करनी कैसे है, ये सब कुछ आएगा सबसेक्शन 5 में। आप सीएनडीजी को रिपोर्ट दोगे, सीएनडीजी के पास 3 अधिकार हैं 60 दिन के अंदर, ये सब कुछ आएगा सबसेक्शन 6 में। अगर सीएनडीजी ने अपने कमेंट्स दिए, सीएनडीजी ने अपनी रिपोर्ट दी, तो सीएनडीजी की रिपोर्ट और उसके कमेंट्स आपको मेन रिपोर्ट के साथ लगाने पड़ेंगे। जब आप जहां जहां मेन रिपोर्ट जाएगी, वहीं वहीं सीएनडीजी के कमेंट्स भी जाएंगे। अगर मेन रिपोर्ट पार्लियामेंट में प्रेजेंट होगी तो सीएनडीजी के कमेंट भी वहां प्रेजेंट होंगे, जो भी है। अगर मेन रिपोर्ट एजीएम में प्रेजेंट होगी तो सीएनडीजी के कमेंट्स भी वहां प्रेजेंट होंगे। अगर मेन रिपोर्ट 21 दिन पहले मेंबर को सर्कुलेट होगी सेक्शन 136 में, तो सीएनडीजी के कमेंट्स भी 21 दिन पहले सर्कुलेट होंगे। जहां जहां मेन रिपोर्ट, वहां वहां सीएनडीजी के कमेंट्स। सबसेक्शन 7 में लिखा है, पीछा नहीं छोड़ा सकते आप। ठीक है जी। चलिए, तो क्या लिखा है, जो सीएनडीजी के कमेंट्स हैं वो प्लेस और सर्कुलेट होंगे अलोंग विद द ऑडिट रिपोर्ट। ये सबसेक्शन 7 है। ठीक है भाई। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ भाई, ब्रांच ऑडिटर कौन बनेगा? हु विल बिकम द ब्रांच ऑडिटर? सबसेक्शन 8 में, अगर ब्रांच इंडिया में है तो कंपनी का ऑडिटर या फिर इंडिया का क्वालिफाइड पर्सन, मतलब सीए प्लस सीओपी। ठीक है। अगर ब्रांच इंडिया से बाहर है तो कंपनी का ऑडिटर या फिर उस कंट्री का क्वालिफाइड पर्सन जहां ब्रांच सिचुएटेड है। एग्जाम्पल, अब ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में ब्रांच है, तो या तो कंपनी का ऑडिटर या ऑस्ट्रेलिया का क्वालिफाइड पर्सन, सीपीए हो सकता है, वहां का सीए हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है ना। कंपनी का ऑडिटर या वहां का क्वालिफाइड पर्सन। यहां पे कंपनी का ऑडिटर या पर्सन क्वालिफाइड इन इंडिया। ठीक है जी। बस एक बात ध्यान रखना, ब्रांच ऑडिटर की एक जिम्मेदारी है। ब्रांच ऑडिटर ऑडिट करेगा, अपनी ऑडिट खुद करेगा, अपनी ऑडिट रिपोर्ट खुद बनाएगा, और ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाकर कंपनी ऑडिटर को देगा। यह ब्रांच ऑडिटर की जिम्मेदारी है। ब्रांच ऑडिटर ने रिपोर्ट कंपनी को नहीं देनी, कंपनी ऑडिटर को देनी है। ठीक है जी। कोई डिस्टरबेंस है क्या आज माइक पे? कल था, कुछ बच्चे कह रहे थे। अरे भैया, मैं कंपनी ऑडिटर हूं, मैं ब्रांच ऑडिटर बन सकता हूं? मैं नहीं बनूंगा, आप सीए हो, आप भी ब्रांच ऑडिटर बन जाओ, तो दोनों में से कोई भी ब्रांच ऑडिटर बन सकता है, क्या दिक्कत है? आ गई समरी बुक? कैसी लग रही है? ठीक, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसेक्शन 9 और 10 में। चलिए भाई, ये कहता है ऐसे कैसे बनेंगे।
कंपनीज एक्ट के अंदर कैसे बनाए ऐसे। एनएफआरए अपने रिकमेंडेशन देगा, आईसीएआई अपने रिकमेंडेशन देगा, दोनों रिकमेंडेशन देंगे सीजी को, सीजी नोटिफाई करेगी ऐसे को। लेकिन पहले किससे कंसल्ट करेगी? एनएफआरए से। बच्चों ने नाम रखा हुआ है नफरत। दोनों रिकमेंडेशन देंगे सीजी को और सीजी नोटिफाई करेगी ऐसे, लेकिन पहले किससे कंसल्ट करेगी? एनएफआरए से। यह पता है कहां दिया है? यह दिया है सबसेक्शन 9 में। यह है नया तरीका। पुराना तरीका क्या था? आईसीएआई रिकमेंड करती थी सीजी को सीधे और सीजी बनाती थी ऐसे। ये तरीका तो खत्म हो गया। लेकिन अभी भी ज्यादातर क्या, लगभग सारे ही ऐसे इसी तरीके से बने हुए हैं। तो सबसेक्शन 10 में सबसेक्शन 9 में ये प्रोसीजर है जो आप देख सकते हैं। तो सबसेक्शन 10 में ना इन्होंने एक बात लिखी है, पता है क्या लिखा है? जब तक नए तरीके से स्टैंडर्ड नहीं बन जाते तब तक पुराने वाले स्टैंडर्ड जो आईसीएआई के बोलने पर बनाए गए थे वो चलते रहेंगे। जब तक नफरा वाले, एनएफआरए वाले स्टैंडर्ड नहीं बनेंगे तब तक आईसीएआई वाले स्टैंडर्ड चलते रहेंगे। सबसेक्शन 10 में लिखा है। सबसेक्शन 9 ने प्रोसीजर बता दिया ऐसे ऐसे बनाना है, और सबसेक्शन 10 कह रहे जब तक कि नए स्टैंडर्ड नहीं आते पुराने स्टैंडर्ड चलते रहेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। ये भी हो गया जी, बहुत ही बढ़िया। चलो जी, अब आते हैं, मैं सबसेक्शन वाइज चल रहा हूं, ठीक है। 11 तो नोटिफाइड नहीं है, 12 और 13 पे, 12 और 13 पे, ठीक है। सिंपल। ये है ऑडिटर। ऑडिटर को ऐसा लगता है जी, ही हैज रीजंस टू बिलीव, मतलब एविडेंस होगा ना उसके पास, हवाई बातें तो नहीं करेगा, कि फ्रॉड हुआ है सर, फ्रॉड इज कमिटेड। किसके साथ फ्रॉड हुआ बच्चे, जल्दी जल्दी बोलो। फ्रॉड हुआ है अगेंस्ट द कंपनी। अच्छा, किया किसने है फ्रॉड? फ्रॉड किया या तो ऑफिसर ने या एम्प्लॉय ने या दोनों ने मिलकर। अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि फ्रॉड हुआ है, किसने किया है भाई? ऑफिसर ने, एम्प्लॉय ने या दोनों ने, अगेंस्ट द कंपनी। तो ऑडिटर क्या करेगा जी, ये बताइए। कुछ नहीं करना जी ऑडिटर ने। ऑडिटर अगले 2 दिन में पता है किसको बताएगा? ऑडिट कमेटी को, अगर बनानी जरूरी है, नहीं तो बोर्ड को। कितने दिनों में बताएगा भाई? यह बताएगा बच्चे अगले 2 दिनों में, इन द नेक्स्ट 2 days। ऑडिट कमेटी और बोर्ड, आपने इनको बता दिया। ऑडिट कमेटी और बोर्ड पता है कब तक रिप्लाई करेंगे? ये रिप्लाई करेंगे 45 दिन के अंदर। ठीक है भाई। अब एक बात समझना, आपने बता दिया 2 दिन में पता लगने के, जिस दिन आपको पता लगा 2 दिन के अंदर बता दीजिए। ये रिप्लाई करेंगे 45 दिन में। अगर आपको लगता है अमाउंट 1 करोड़ रुपए का है मिनिमम या उससे ऊपर, अगर है तो सीजी को बताइए। ऑडिटर सीजी को पता है कब तक बताएगा? जिस दिन ऑडिटर को पता चलेगा उसके 60 दिन के अंदर। जिस दिन पता चलेगा ना, 2 दिन में ऑडिट कमेटी या बोर्ड को बताना है, और जिस दिन पता चलेगा उसके 60 दिन के अंदर सीजी को बताना है। अच्छा एक बात बताओ, फ्रॉड है 50 लाख का, 60 लाख का, सीजी को बताने की जरूरत है क्या? नहीं। अब सीजी को नहीं बताना तो कहां बताओगे? आप बताओगे बोर्ड रिपोर्ट में। कहां बताओगे भाई? आप बताओगे बोर्ड रिपोर्ट में। तो अगर 1 करोड़ का फ्रॉड हुआ तो सीजी को, और 1 करोड़ से कम का फ्रॉड है तो बोर्ड रिपोर्ट में। अब मुद्दा यह बनता है, सीजी को आप बताओगे कैसे? मुद्दा तो ये है ना जी, सीजी को आप बताओगे जी, एमसीए के सेक्रेटरी को बना के लिखोगे रिपोर्ट,
ये रिपोर्ट बनेगी एडिटी 4 में, अदिति 4। ठीक है, इसमें मेंबरशिप नंबर होगा आपका, आपका ईमेल आईडी होगा ऑडिटर का, इसका टेलीफोन नंबर होगा या मोबाइल जो भी है, ये लिखना जरूरी है नाम के साथ। और एक बात, कैसे भेजेंगे? मैंडेटरी है, पोस्ट भी करना है और इलेक्ट्रॉनिक मोड, दोनों मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है यहां पे। पोस्ट में आपका मन है, स्पीड पोस्ट, आरपीएडी, जो सही लगे वो कर दो, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू या स्पीड पोस्ट। इलेक्ट्रॉनिक मोड में ईमेल करना है भाई, दोनों करने जरूरी है। ठीक है, टू द सेक्रेटरी एमसीए एडीटी 4 में मेंबरशिप नंबर, एमआरएन का फुल फॉर्म मेंबरशिप नंबर, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर सब लिखना है। पोस्ट भी करना है इलेक्ट्रॉनिक मोड। पोस्ट क्या करोगे? आरपीएडी या स्पीड पोस्ट जो ठीक लगे, साथ में इलेक्ट्रॉनिक मोड। अच्छा, बोर्ड रिपोर्ट में आपने बता दिया, तो बोर्ड रिपोर्ट में क्या बताएंगे? चार बातें कौन कौन सी बतानी है बोर्ड रिपोर्ट में? सबसे पहली बात, नेचर ऑफ फ्रॉड, कौन सा फ्रॉड हुआ है, अमाउंट ऑफ फ्रॉड, कितने का फ्रॉड हुआ है, कौन सी पार्टीज ने फ्रॉड किया है, डायरेक्टर ने, ऑफिसर ने, एम्प्लॉय ने, पार्टीज इन्वॉल्व, और क्या एक्शन लिया है बोर्ड ने उस फ्रॉड को ठीक करने के लिए। चार बातें, नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट ऑफ फ्रॉड, पार्टीज इन्वॉल्व और एक्शन टेकन, रेमेडियल एक्शन टेकन। ठीक है, तो अगर 1 करोड़ का फ्रॉड हुआ बच्चे, तो उस केस में क्या करोगे भाई? सीजी को एडीटी 4 में, और 1 करोड़ से कम का हुआ तो भाई बोर्ड रिपोर्ट में। बोर्ड रिपोर्ट में चार बातें। ठीक है, यह है पूरा सबसेक्शन 12, फ्रॉड की रिपोर्टिंग। एक बात बताओ यार, कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल तो लगता है ना ऑडिटर पे, और कहीं ना कहीं ऑडिटर रिपोर्टिंग तो कर ही रहा है बाहर के लोगों को, चाहे सीजी हो चाहे कोई और। सर, आप ये गुड फेथ में कर रहे हो और आपकी लीगल ड्यूटी है करने की। सबसेक्शन 13 कहता है, अगर ऑडिटर फ्रॉड की रिपोर्टिंग करता है तो उसकी कोई ड्यूटी ब्रेक नहीं होगी, किसी ड्यूटी का ब्रीच नहीं होगा ऐसा करने पर, अगर उसने ऐसा गुड फेथ में किया है तो। भाई, कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपको क्लाइंट की जानकारी बाहर नहीं देनी, लेकिन आप तो सीजी को बता ही रहे हो ना, एमसीए के सेक्रेटरी को लेटर तो लिख ही रहे हो। कह रहे हैं सर ये लीगल ड्यूटी है यार, और कॉन्फिडेंशियलिटी का तो एथिकल प्रिंसिपल है। कभी भी अगर एथिक्स और लॉ में फाइट हो गई ना, जीतेगा हमेशा लॉ ही। ठीक है ना? चलिए जी, तो सेक्शन 13 कहता है अगर गुड फेथ में आपने बताया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन हो गई भाई कहानी। तो 143 लगभग खत्म ही है बच्चावाड़ी, कुछ नहीं बचा अब इसके अलावा, पेनाल्टी बची है बस। 143 कहता है, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर पे तो लगेगा ही, ये पूरा सेक्शन जो आपने पढ़ा है, ये सेक्रेटरियल और कॉस्ट ऑडिटर पे भी लगेगा। मतलब अगर कॉस्ट ऑडिटर फ्रॉड देखता है 1 करोड़ का, तो कॉस्ट ऑडिटर को भी सीजी को बताना पड़ेगा उस फ्रॉड के बारे में। 143 स्टैट के साथ साथ कॉस्ट ऑडिटर और सेक्रेटरियल ऑडिटर पे भी लगेगा। और अगर आपने कंप्लायंस नहीं किया तो ध्यान रखना बच्चा पार्टी, लिस्टेड कंपनी में कितना फाइन है? लिस्टेड में फाइन है 5 लाख रुपए, और अनलिस्टेड में कितना फाइन है? अनलिस्टेड में फाइन है 1 लाख रुपए। ठीक है ना? बहुत जगह पर पेनाल्टी मिलती नहीं है कंपनी ऑडिट के अंदर, एक तो सीधे 147 में पेनाल्टी है, एक या 143 में पेनाल्टी है। ठीक है, तो 143 कंप्लीटेड। बहुत बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ठीक है भाई, अब आते हैं जी 144 पे। बहुत बढ़िया। वन 144 कहता है जी, सब कुछ लिखा हुआ है, ऑडिटर प्रोहिबिटेड सर्विस नहीं दे सकता, कैन नॉट प्रोवाइड, कैन नॉट रेंडर। कौन सी सर्विस? प्रोहिबिटेड सर्विस नहीं दे सकता।
किसको नहीं दे सकता बच्चे? जिस कंपनी की वो ऑडिट कर रहा है, उसकी सब्सिडरी कंपनी को, उसकी होल्डिंग कंपनी को। एक बात ध्यान रखना, एसोसिएट पर बैन नहीं है। अगर एसोसिएट कंपनी को आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोहिबिटेड सर्विस पे जो बैन है ना, वो कंपनी पर बैन है, सब्सिडरी पर बैन है और होल्डिंग पर बैन है। एसोसिएट पे कोई बैन नहीं है। अब दो बातें हैं सर। पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोहिबिटेड सर्विस? एकेडमिक मतलब आप जिस कंपनी की ऑडिट कर रहे हो उसकी अकाउंटिंग तो नहीं कर सकते ना भाई, ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। आपको आपका क्लाइंट फाइनेंशियल सर्विस आउटसोर्स नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, आपका क्लाइंट आपको कहता है आप डेटर मैनेजमेंट संभाल लो, आप कैश मैनेजमेंट संभाल लो, कंपनी का नहीं संभाल सकते अगर आप ऑडिटर हो तो। एक्चुरियल सर्विस नहीं दे सकते। एक्चुरियल का मतलब होता है वैल्यूएशन वगैरह का जो काम करता है। आप अपने क्लाइंट के लिए फाइनेंस का सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। कल को क्लाइंट कहता है काम करो, आप ही तो ऑडिट कर रहे हो, हम टैली यूज करते हैं, टैली छोड़ो, आप ही हमारे लिए फाइनेंस का सॉफ्टवेयर बना दो। ऐसा थोड़ी होगा सर। आप अपने क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं दे सकते। आप कह रहे काम करो, बिटकॉइन में पैसा लगा लो, कल को डूब भी गया तब भी आपने कुछ बताया ही नहीं। आप अपने क्लाइंट को मैनेजमेंट सर्विस नहीं दे सकते। आप अपने क्लाइंट को इंटरनल ऑडिट की सर्विस नहीं दे सकते। मतलब एक बात तो बहुत क्लियर है कि स्टैट ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर एक ही कंपनी के सेम नहीं हो सकते। समझ रहे हो ना बात को? स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिट सर्विस नहीं दे सकता। इसका मतलब एक कंपनी का स्टैट ऑडिटर उसी कंपनी का इंटरनल नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताओ, उसकी सब्सिडरी का इंटरनल हो सकता है क्या? नहीं। उसके होल्डिंग का इंटरनल हो सकता है क्या? नहीं। ना उस कंपनी का, ना होल्डिंग का, ना सब्सिडरी का। एसोसिएट पर बैन नहीं है। कल को मान लो इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ ले, आप ए लिमिटेड के स्टैट ऑडिटर हो, ठीक है भाई, ये कंपनी है बी लिमिटेड, बी लिमिटेड की 100 करोड़ कैपिटल है, ठीक है भाई। ए लिमिटेड के पास उसके मान के चलो 25 करोड़ के शेयर है, ठीक है, 100 में से 25, तो बी लिमिटेड क्या कहलाएगी? एसोसिएट। ए लिमिटेड का ऑडिटर है, स्टैट ऑडिटर है, मान लो आर। क्या आर बी लिमिटेड का इंटरनल ऑडिटर बन सकता है? बन सकता है सर। क्यों? स्टैट तो इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता। अरे नहीं कर सकता, ना उस कंपनी की, ना होल्डिंग की, ना सब्सिडरी की। अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूं, 144 में एसोसिएट पर प्रोहिबिशन नहीं है। अगर आप किसी कंपनी के स्टैट ऑडिटर हैं तो उसकी एसोसिएट के इंटरनल बन सकते हो, उसके एसोसिएट को बुक कीपिंग की सर्विस दे सकते हो, उसके एसोसिएट को एक्चुरियल सर्विस दे सकते हो, उसकी एसोसिएट के लिए फाइनेंस का सॉफ्टवेयर बना सकते हो, उसकी एसोसिएट के लिए इन्वेस्टमेंट की एडवाइस दे सकते हो, उसकी एसोसिएट के लिए इंटरनल ऑडिट भी कर सकते हो। बैन है 3 कंपनी के लिए। कौन कौन सी 3? कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी। एसोसिएट के लिए कोई बैन नहीं है। ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? तो स्टैट इंटरनल सेम नहीं हो सकते, ना कंपनी के लिए, ना सब्सिडरी के, ना होल्डिंग के लिए, लेकिन आपका स्टैट आपकी एसोसिएट का इंटरनल बन सकता है। अब लूपहोल बोल लो या कुछ भी बोल लो, है तो सही। लूपहोल बोल लो या कुछ भी बोल लो भाई, है तो सही। एसोसिएट वाला जो पॉइंट है, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक वर्ड लिखा है, ना डायरेक्टली दे पाओगे ना इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब खुद, इनडायरेक्टली मतलब मैं जिस कंपनी का स्टैट ऑडिटर हूं, क्या मेरे भाई साहब उसी कंपनी के
इंटरनल ऑडिटर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते सर। मैं जिस कंपनी का स्टैट ऑडिटर हूं, क्या मेरा पार्टनर उसी कंपनी को मैनेजमेंट सर्विस दे सकता है क्या? नहीं दे सकता सर। पर्सन कनेक्टेड वर्ड लिखा है, इसका मतलब होगा पार्टनर। बात आ रही है समझ में? ठीक है ना। एक बात और, मान लो ये है ए लिमिटेड, मैं इसको ऑडिटर हूं। ये है बी लिमिटेड, मेरे पास बी लिमिटेड की 45% शेयर होल्डिंग है। आप यही मानोगे ना? मेरे पास बी लिमिटेड में क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। मेरा बी लिमिटेड में क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। 20% से बनता है ना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, अगर आपको याद हो, आपने एसोसिएट कंपनी में पढ़ा होगा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। क्या मैं जिस कंपनी की ऑडिट कर रहा हूं, क्या बी लिमिटेड उसी कंपनी को, कोई भी प्रोहिबिटेड सर्विस उठा लो, क्या अकाउंटिंग की सर्विस, बुककीपिंग की सर्विस दे सकती है क्या? नहीं दे सकती सर। आप खुद तो दे ही नहीं सकते, ना आपका रिलेटिव दे पाएगा, ना आपका पार्टनर, ना ही कोई ऐसी एंटिटी जिसमें आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो आप बताइए, अगर मेरी 45% शेयर होल्डिंग है बी लिमिटेड में, तो क्या बी लिमिटेड ए लिमिटेड को कोई भी प्रोहिबिटेड सर्विस दे पाएगी क्या? द आंसर इज नो। एक बात और, अगर ए लिमिटेड की ऑडिट मैं कर रहा हूं और मैं यूज करता हूं ई एंड वाई का ब्रांड नेम ऑडिट के लिए, तो क्या ई एंड वाई ए लिमिटेड को फाइनेंस का सॉफ्टवेयर बना के दे सकती है क्या? नहीं दे सकती सर। आप खुद तो प्रोहिबिटेड सर्विस नहीं दे सकते, कोई ऐसी एंटिटी भी प्रोहिबिटेड सर्विस नहीं दे पाएगी जिसका ब्रांड नेम इस्तेमाल कर रहे हैं आप। तो वो भी नहीं दे पाएगी जिसके ऊपर आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, वो भी नहीं दे पाएगी जिसका ब्रांड नेम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं ई एंड वाई का ब्रांड नेम इस्तेमाल कर रहा हूं ना, तो ई एंड वाई कोई भी प्रोहिबिटेड सर्विस नहीं दे पाएगी। तो इनडायरेक्ट में 4 लोग हैं, रिलेटिव, पार्टनर, जिसके ऊपर आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, जिसका आप ब्रांड नेम इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है। अरे मेरी एसोसिएट थोड़ी है भाई, कंपनी की एसोसिएट बनती है, मैं कंपनी थोड़ी हूं। कैसी बातें कर रहे हो? कहां से घुमा के पकड़ रहे हो कान? हाथ भी दर्द हो जाएगा, कान भी दर्द हो जाएंगे। RF20 RN17। मैं इंडिविजुअल हूं यार। कल को मैं किसी कंपनी में 55% शेयर होल्ड कर लूंगा तो मैं होल्डिंग कंपनी थोड़ी बन जाऊंगा। कह रहे आप होल्डिंग कंपनी हो आज से। अरे भाई मैं कंपनी नहीं तो होल्डिंग काम से करूंगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? अच्छा, फर्म के केस में ना पॉइंट सिमिलर है, वही पॉइंट्स जो आप देखते हैं। ना फर्म खुद दे पाएगी, ना पार्टनर, ना पेरेंट सब्सिडरी एंटिटी, ना कोई एंटिटी जिसका जिसका जिसके ऊपर आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ना कोई एंटिटी जिसका ब्रांड नेम इस्तेमाल करे। वो सेम पॉइंट है। आप एक ये वाला पढ़ लो, बाकी सब अपने आप हो जाएंगे, इंडिविजुअल वाला। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़े। डन हो गई कहानी। 144 भी खत्म हो गया जी, बधाई आपको ढेरों। अब आते हैं 145 में। देखो जी, ऑडिटर को रिपोर्ट भी साइन करनी है, कोई और डॉक्यूमेंट भी साइन करना है। अब सर ये कोई और डॉक्यूमेंट कहां से आ गया? अरे भाई कई सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट से पहले सर्टिफिकेट देता है ना ऑडिटर, सर्टिफिकेट, वो भी साइन करना पड़ेगा ना, करना तो पड़ेगा।
एडीटी 4 दोगे ना सरकार के पास अभी थोड़ी देर पहले, वो भी साइन करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। 20% ही मानेंगे आदित्य भाई, वहीं से निकालेंगे 20% से। ऑडिटर के जितने भी नेगेटिव कमेंट है ना कंपनी की फंक्शनिंग के ऊपर, डायरेक्टर चेयरमैन को सारे पढ़ने पड़ेंगे जीएम में। तैयार हो जाओ बेटे शेयर होल्डर जूते खाने के लिए। पर अनाउंसमेंट चल रहा है, कह रहे हैं यार ऑडिटर ने बोला है 11% की रेम्यूनरेशन है और इन्होंने 18% रेम्यूनरेशन बांट दी है। शेयर होल्डर ध्यान से सुनिए, ये बैठे हैं एमडी साहब, चेयरमैन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा, कह रहा है अपना भी रिवेंज लूंगा। शेयर डायरेक्टर कह रहा है ये 12% शेयर होल्डर, 11% की रेम्यूनरेशन है और 18% रेम्यूनरेशन दी है। शेयर होल्डर बोला अच्छा। एक एक नेगेटिव कमेंट रीड करेंगे जीएम में, रीड खेला हो गए। साथ में ऑडिट रिपोर्ट इंस्पेक्शन के लिए ओपन है, कोई भी मेंबर ऑडिट रिपोर्ट आकर आरओ में इंस्पेक्ट कर सकता है, जीएम में भी इंस्पेक्ट कर सकता है। मेंबर को राइट दिया है, ध्यान रखना, और किसी को नहीं। कल को डिवेंचर होल्डर आ गया मुंह उठाते मटक मटक के, मैं करूंगा ऑडिट रिपोर्ट चेक, बट मेंबर के पास राइट ऑडिट रिपोर्ट चेक करने का। ठीक है भाई, छोटे छोटे सेक्शन है, चिल्लर, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला टू रू 146। जीएम के सारे नोटिस आप ऑडिटर को भेजेंगे, आपकी जिम्मेदारी बनती है हर एक जीएम के। एनी जीएम लिखा है आप देखो, तो चाहे एजीएम हो या ईजीएम, भेजना तो पड़ेगा ना मालिक, भेजना तो पड़ेगा हर एक जीएम के। ये आपकी ड्यूटी है। हेलो सर थोड़ा लेट हो गई, हाँ बेटे सामान रख गया है, थोड़ी देर में शटर गिराएंगे फिर आपको बुलाते हैं। ठीक है, सामान तो रख गया दुकान का, ठीक है। ये कौन वेरीफाई करेगा भैया? जीएम, आप खुद ही देखो ना, RF20 RS70 नाम बढ़िया आपका। ऑडिटर वहां बैठ के पान थोड़ी खाएगा जीएम में, आपने ऑडिटर को जीएम में बुलाना है। अगला पॉइंट कहता है ऑडिटर के लिए मैंडेटरी है, वो जीएम को अटेंड करेगा, मैंडेटरी है। एग्जिबिशन ले सकता है, तबीयत खराब है नहीं आ सकता, लॉकडाउन लग गया है, अदरवाइज मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। अच्छा मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, या तो खुद भी कर सकता है, हिमसेल्फ या रिप्रेजेंटेटिव। अब मान लो कल को मैंने तनिया को भेज दिया, जा बेटी मीटिंग अटेंड कर ले मेरी जगह। तनिया जाके वहां पर पूछा, हाँ भाई ऑडिटर की तरफ से कौन आया? ऑडिटर कह रही है बहुत मीठा, गुलाब जामुन है बहुत तेज मीठा है, और ये तो भैया बहुत ही बेकार लग रहा है, खाने में मजा नहीं आया। शेयर होल्डर कह रही है किसको बुला लिया यार? इसीलिए अतीत में ऐसे हादसे हो चुके हैं। अगर ऑडिटर खुद नहीं जाता तो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा, रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो भी CA+COP होना चाहिए, वो भी CA+COP ही होना चाहिए। ठीक है भाई, डन। साथ में एक बात और, ऑडिटर जीएम में अपनी बात रख सकता है, लेकिन वही बात जो ऑडिट से कनेक्टेड है। पता चला ऑडिटर को माइक मिल गया, वो चालू हो गया, कह रहा है ये कर दो वो कर दो, अगली बार रेडिसन में करो, कहां घटिया जगह कर दी, ये वो ताज होटल में दुनिया की। चेयरमैन ने कहा उतरे आप स्टेज से उतरे। भाई आप अपनी बात रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही बात जो ऑडिट से कनेक्टेड है, जिसका संबंध ऑडिटर के तौर पे है, उसके अलावा कोई और बात नहीं रख सकते आप। तो कंपनी बुलाएगी, कंपनी की जिम्मेदारी है, ऑडिटर अटेंड करेगा, उसकी जिम्मेदारी। अकेले या रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, रिप्रेजेंटेटिव भी CA+COP होना चाहिए, और ऑडिटर के पास राइट है, वो अपनी बात रख सकता है, वही बात जो ऑडिट से कनेक्टेड है। ठीक है भाई, चलिए तो अब आते हैं जी, 146 भी हो गया, 147 में आते हैं। बहुत ही बढ़िया। देखो जी, मैं एक सिंपल सी बात आपको बताता हूं। अगर इंटेंशन चीट करने का है ना, तो पेनाल्टी गंभीर है। कैसे गंभीर है सर?
अगर चीट करने का इंटेंशन हुआ विद एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड, चीट। अच्छा, विदाउट इंटेंशन है तो इतना गंभीर मसला नहीं है। अगर चीट करने का इंटेंशन है तो बेटा इम्प्रिजनमेंट है 1 साल तक की, साथ में फाइन है। पता है कितना फाइन है? मिनिमम फाइन है 50,000 का और मैक्सिमम फाइन में तो बेटे बर्बाद हो जाओगे, लुट जाओगे। 25 लाख रुपए और रेमुनरेशन का 8 गुना, विच एवर इज लोअर। मतलब जेल तो होनी है 1 साल की, साथ में फाइन लगेगा मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम फाइन लगेगा 25 लाख रुपए या 8 गुना रेमुनरेशन का, विच एवर इज लोअर। ये तब है जब वो फ्रॉड करेगा। एक बात बताओ, अगर फ्रॉड किया और रेमुनरेशन है फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए, तो मैक्सिमम फाइन कितना हुआ? मैक्सिमम फाइन हो जाएगा उस केस में 10 लाख रुपए, 8 गुना कितना हो गया? 80 लाख। 80 लाख और 25 लाख रुपए, विच एवर इज लोअर, कितना आ गया? 25 लाख। तो मैक्सिमम 25 लाख से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है? 25 लाख से ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन 25 लाख तो देना पड़ेगा इस केस में। एक बात ध्यान रखिए, यहां खत्म नहीं हो रहा है भाई साहब, वो सबसेक्शन 2 में दिया है ना, ये कहता है अगर आपने फ्रॉड किया, आप दोषी पाए गए सबसेक्शन 2 में, सबसेक्शन 3 के केस में बर्बाद हो जाओगे भाई साहब। ऑडिटर को रेमुनरेशन रिफंड करनी पड़ेगी भाई साहब, वही जो मैं आपसे बोल रहा हूं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा 12 आना अलग। रेमुनरेशन रिफंड करनी पड़ेगी, साथ में जिनके साथ फ्रॉड किया है ना आपने, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, चाहे किसी के भी साथ, उसे कंपेंसेशन देना पड़ेगा एग्रीव्ड पार्टी को। लुट जाओगे भाई, बर्बाद हो जाओगे। तो पहली बात तो जेल हो गई, दूसरी बात फाइन लग गया 25 लाख तक का, तीसरी बात रेमुनरेशन भी वापस करनी पड़ी, चौथी बात कंपेंसेशन भी देना पड़ा गरीब पार्टी को। सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है ना ये, अगर कॉन्विक्टेड हुआ तो रेमुनरेशन भी रिफंड करनी पड़ेगी, डैमेज भी देने पड़ेंगे सबसेक्शन 3 के हिसाब से। लेकिन एक कमाल की बात समझना, कमाल की बात, जहां से इंस्टीट्यूट देर सवेर क्वेश्चन पूछेगा जरूर, मैं आपको बता रहा हूं। मान लो फर्म है ABCDE कंपनी, 5 पार्टनर है जी, A B C D और E। ये ऑडिट कर रहे हैं और फर्म ने फ्रॉड किया है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी रेमुनरेशन है जी 2 लाख रुपए, ठीक है। जो ई है ना, ये यूएसए में है पिछले 8 महीने से, पार्टनर है लेकिन यूएसए में, ठीक। अब फ्रॉड के केस में 3 जिम्मेदारी हो गई आपकी। एक तो आप कह सकते हो क्रिमिनल लायबिलिटी हो गई, दूसरी सिविल लायबिलिटी हो गई। क्रिमिनल लायबिलिटी क्या हो गई जरा बताना? क्रिमिनल लायबिलिटी 2 हो गई, एक तो फाइन, कई लोगों को लगता है फाइन देना सिविल लायबिलिटी है, दंडनीय अपराध है, कभी पढ़ा है ट्रेन में आपने? क्रिमिनल लायबिलिटी है, 6 महीने तक की सजा या 1000 रुपए जुर्माना या दोनों। तो जो फाइन होता है ना, वो क्रिमिनल लायबिलिटी होती है। अब बताओ 2 लाख की रेमुनरेशन है, अब 2 लाख की रेमुनरेशन में फाइन कितना लगेगा? फाइन लगेगा 50,000 रुपए मिनिमम, ठीक है। ये केस स्टडी बना के बता रहा हूं आपको, ध्यान रखना, ये सबसेक्शन 5 पढ़ रहे हैं आप। मैक्सिमम कितना लगेगा? मैक्सिमम लगेगा मालिक 8 गुना ऑफ 2 लाख। 2 लाख का 8 गुना कितना हो गया? 16 लाख रुपए और 25 लाख रुपए
विच एवर इज लोअर, तो लोअर के हिसाब से आ गया 16 लाख रुपए हाईएस्ट पेनाल्टी। ठीक है, और जेल होगी 1 साल तक की। ठीक है भाई। कोर्ट कहता है जी 50,000 की मिनिमम पेनाल्टी है, 16 लाख की मैक्सिमम। कल को कोर्ट कहता है आपकी पेनाल्टी है 10 लाख रुपए, आपको देनी है। ठीक है, मिनिमम 50 थी, मैक्सिमम ही 10 लाख पेनाल्टी, और 1 साल की जेल है आपको। और मान लो आपने फ्रॉड किया है तो कंपेंसेशन देना पड़ेगा। कंपेंसेशन जो आपका है ना, ये सिविल लाइबिलिटी के अंदर आएगा। मान लो कंपेंसेशन देना है आपने 5 लाख रुपए, ये सिविल लाइबिलिटी है। ठीक है, अब समझना बात को, कौन क्या क्या देगा। मुद्दा तो ये है भाई, कौन क्या क्या देगा। 3 चीजें हो गई ना, 1 साल की जेल, 10 लाख का फाइन और 5 लाख का कंपेंसेशन। एक बात तो कान खोल के सुन लो भाई, ये लायबिलिटी होगी जॉइंट एंड सेवरल, फर्म की भी और पार्टनर की भी, जॉइंट एंड सेवरल। किसी एक से आप मांगोगे वो आपको देगा, और देगा तो बाकियों से मांगेगा। मान लो आपने एक पार्टनर से बोला 10 लाख रुपए तू पेनाल्टी भरेगा, बाकी 2-2 लाख रुपए मांग लेगा। 5 पार्टनर है ना, सबका शेयर 2 लाख ईच हो गया। किसी एक से 10 लाख मांगे वो 10 लाख देगा, बाकी लोगों से 8 लाख रुपए रिकवर कर लेगा। जॉइंट एंड सेवरल है हमारी, हर एक पार्टनर लायबल है। लेकिन जेल वही पार्टनर जाएगा जो फ्रॉड जिसने किया है या जो फ्रॉड में इन्वॉल्व है। मतलब अगर आप ई की बात करिए, ई बैठा है यूएसए में, तो ई को तो नहीं पता ना फ्रॉड किया है आपने। तो एक बात ध्यान रखना, ई को 5 लाख और 10 लाख तो ई को भी देने पड़ेंगे, लेकिन ई जेल नहीं जाएगा। अगर मान लो सारे फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं तो सारे जाएंगे, ई नहीं जाएगा, क्योंकि ई तो फ्रॉड में इन्वॉल्व ही नहीं है ना, उसको तो पता ही नहीं है। तो जेल की जो लायबिलिटी है वो सबकी नहीं होगी, जेल की लायबिलिटी उसी की होगी जिसने फ्रॉड किया है या जो फ्रॉड में इन्वॉल्व है। आप देखो क्या लिखा है, क्रिमिनल लायबिलिटी अदर देन फाइन मतलब जेल, इंप्रिजनमेंट। क्रिमिनल लायबिलिटी अदर देन फाइन मतलब इंप्रिजनमेंट। कंसर्न्ड पार्टनर हु एक्टेड इन अ फ्रॉडलेंट मैनर और कॉल्यूटेड इन फ्रॉड शैल ओनली बी लायबल। वही पार्टनर लायबल होंगे जिन्होंने फ्रॉड किया है या जो फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं, सिर्फ वही लायबल होंगे। क्रिमिनल लायबिलिटी अदर देन फाइन का मतलब होता है इम्प्रिजनमेंट। बात आ रही है समझ में? क्रिमिनल लायबिलिटी इम्प्रिजनमेंट अदर देन फाइन। तो लायबल कौन होगा? सारे पार्टनर जिन्होंने किया होगा, वही पार्टनर जिन्होंने फ्रॉड किया है। अब ई ने तो नहीं किया तो ई लायबल नहीं है, तो ई यहां तो पैसे देगा लेकिन ई इसके पैसे नहीं देगा, 1 साल के लिए जेल नहीं जाएगा। तो एक बात बताओ, 1 साल की जेल होती है तो रिले रेस तो नहीं चल रही है ना यहां पे। ए कह रहा है अरे भैया मैं 3 महीने में आता हूं, 3 महीने के तू चले जाइयो। बी कह रहा हाँ हाँ 3 महीने मैं गुजार के आऊंगा, 3 महीने तू चले जाइयो। कह रहे कैसे बांटे, कौन जाएगा? बोले मुझे ना ठंड बहुत पसंद है। तो बोले काम कर तू ठंड में चले जा। बोले बरसात चले जाता हूं। बोले मैं गर्मी। ऐसे बांट रहे बैठ के। जज बोल रहा पागल समझ रखा है क्या? तब चले जाओगे 1 साल के अंदर, 1 साल के लिए 1 साल की चालू जाएगी। तब चलो अंदर से उठा के नोटंकी करते यहां बैठ के। 10 लाख रुपए सब मिलकर देंगे, लेकिन 1 साल की जेल 1-1 साल की अलग अलग होगी। ठीक है? ठीक है, डन।
वी आर डन विद 147। बधाई हो आपको, ढेरों ढेरों बधाई है भैया, ढेरों बधाई है। शुरू करें भाई कॉस्ट ऑडिट से। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड की। 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, खत्म कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कॉस्ट ऑडिट को, ठीक है। आराम से 10 मिनट में खत्म हो जाएगा कॉस्ट ऑडिट, ठीक है। कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं हर कंपनी को, एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। या तो वो प्रोडक्शन कर रही होगी गुड्स का, या सर्विसेज दे रही होगी। जिनका ओवरऑल टर्नओवर पिछले साल में कितना होना चाहिए, 35 करोड़ रुपए। कितना? 35 करोड़ रुपए पिछले साल में, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, सारे प्रोडक्ट मिलाकर, ऑल द प्रोडक्ट एंड सर्विस, 35 करोड़ रुपए, ठीक है। उन्हें कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे। और कॉस्ट रिकॉर्ड बनते हैं 3 चीजों को लेकर, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। सर कॉस्ट रिकॉर्ड आपको बनाने पड़ेंगे, 2 एंटिटीज एग्जेम्प्टेड है, पहला स्मॉल और दूसरा माइक्रो, और वो एमएसएमईडी एक्ट के अंदर डिफाइंड है। एमएसएमईडी एक्ट के अंदर उनसे कोई मतलब नहीं है, वो दोनों को नहीं बनाने, ना माइक्रो को ना स्मॉल को। मीडियम एग्जेम्प्टेड नहीं, ध्यान रखिए, ठीक है। तो वो हर एक कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी जिसका पिछले साल टर्नओवर होगा 35 करोड़ का, उसे इस साल कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे। पिछले साल, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उसे कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। सर कॉस्ट रिकॉर्ड बनेंगे किसमें? देखो भाई एक बात मैं आपको बता दूं, एक सेकेंड, ठीक। जो कॉस्ट रिकॉर्ड बनेंगे ना बच्चे, वो बनेंगे फॉर्म CRA 1 में। किस में बनेंगे? फॉर्म CRA 1 में। ये रूल 5 में है, बता देता हूं सिंपल। फॉर्म विल बी CRA 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बात बताइए, कॉस्ट रिकॉर्ड तो आपने बना लिए, कॉस्ट रिकॉर्ड की यूटिलिटी क्या है? कॉस्ट रिकॉर्ड बनाओगे उसका पर्पस क्या है? सिंपल है। अगर आप कॉस्ट रिकॉर्ड बनाते हैं, पर यूनिट कॉस्ट निकाल पाओगे, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल निकाल पाओगे, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन निकाल पाओगे, और मार्जिन भी निकाल पाओगे। पर यूनिट कॉस्ट निकाल पाओगे, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल निकाल पाओगे, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन निकाल पाओगे, और मार्जिन निकाल पाओगे। और पर्पस क्या है? पर्पस, यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी सिंपल है। अगर आपके पास कॉस्ट रिकॉर्ड है तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेस का। साथ में अब ये बॉटल आप बना रहे हो 2023 में, 2023 में आप बॉटल बना रहे हैं जी, आपको बॉटल की कॉस्टिंग पता है। कल को 2027 में आप बोलोगे मुझे बॉटल की कॉस्ट देखनी है, 23 में क्या पड़ती थी, तो कहीं ना कहीं आपके पास डेटा तो रहेगा, वो डेटा आपको हेल्प करेगा बाद में। तो रूल 5 बहुत सिंपल है, कहता है फॉर्म CRA 1 में कॉस्ट रिकॉर्ड बनाओगे। पर्पस मैंने आपको बता दिया, यूटिलिटी, ज्यादा कुछ नहीं है रूल 5 में। रूल 3 में ठीक है कि हर कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं पिछले साल जिसका टर्नओवर 35 करोड़ का होगा, एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, ठीक है ना। माइक्रो और स्मॉल एग्जेम्प्टेड है। चलिए अब आते हैं जी रूल 4 में। कॉस्ट रिकॉर्ड किसको बनाने हैं वो तो पढ़ लिया। कॉस्ट ऑडिट किसको करवानी है? कहता है भाई जो एंटिटीज पार्ट ए में ऑपरेट कर रहे हैं, पार्ट ए में रेगुलेटेड सेक्टर है 6, टेलीकम्युनिकेशन, ड्रग, एल्कोहल, वो आपकी मेन बुक में होगा। उनका टोटल प्रोडक्ट से टर्नओवर है 25 करोड़, सारे प्रोडक्ट मिलाकर, सारे प्रोडक्ट। अब टेलीकम्युनिकेशन मान लो जियो है, जियो फाइबर भी है, जियो आपका क्या कहते हैं सिम भी है, ठीक है, जियो लैंडलाइन भी है, सारे प्रोडक्ट मिला के 50 करोड़।
और इंडिविजुअल प्रोडक्ट से 25 करोड़, दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। सारे प्रोडक्ट से 25 और इंडिविजुअल से, सारे प्रोडक्ट से 50 और इंडिविजुअल से 25। इफ बोथ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड, कॉस्ट ऑडिट करवानी पड़ेगी। और कॉस्ट ऑडिट होगी किसकी? कॉस्ट रिकॉर्ड की। पार्ट ए में 50-25 की लिमिट है और पार्ट बी में 100-35 की। सारे प्रोडक्ट 50 करोड़, इंडिविजुअल प्रोडक्ट 25 करोड़। अब मान लो जियो में 4 प्रोडक्ट है, चारों से टर्नओवर आ रहा है 15 करोड़ ईच, तो आ तो 60 करोड़ गया ना, लेकिन इंडिविजुअल प्रोडक्ट से 25 आया क्या? नहीं। तो कॉस्ट ऑडिट करवानी पड़ेगी क्या? नहीं। कॉस्ट ऑडिट करवाने के लिए दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए ना। पहली कंडीशन क्या है? सारे प्रोडक्ट मिलाकर 50, इंडिविजुअल से कितना? 25, सारे प्रोडक्ट 100, इंडिविजुअल 35, 50-25 135। दो कंपनी कॉस्ट ऑडिट से एग्जेम्प्टेड है। पहली, वो कंपनी जो SEZ से ऑपरेट कर रही है, उसे कॉस्ट ऑडिट नहीं करवानी। और दूसरी, जिसका टोटल रेवेन्यू का 75% से ऊपर एक्सपोर्ट से आता है फॉरेक्स में, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज में, वो कंपनी भी एग्जेम्प्टेड है। SEZ से ऑपरेट करने वाली एंटिटी भी एग्जेम्प्टेड है। और जिसका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है फॉरेन एक्सचेंज में मोर देन 75%, वो भी एग्जेम्प्टेड है। दो कंपनी एग्जेम्प्टेड है कॉस्ट ऑडिट से। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अब ध्यान दिया, 2 कैमरे लगे हैं और मैं जब से दूसरे कैमरे में देख रहा हूं। आपकी क्लास दूसरे कैमरे से चल रही है। अब सही कैमरे में देखना चालू किया। अरे यार, एक्चुअली क्या होता है, एक कैमरा ऑनलाइन क्लास के लिए अलग रखा है, यूट्यूब के लिए अलग। दोनों कैमरे रिप्लेस हो गए। यूट्यूब वाला यहां चला गया, ऑनलाइन स्वैप हो चुके, दोनों स्वैप हो चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं रूल 6 में। कोई बात नहीं, देखिए आखिरी रूल 6, कंपनी साल शुरू होने के 180 दिन के अंदर कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेगी। कॉस्ट ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या है? वो है कॉस्ट अकाउंटेंट। सर कॉस्ट ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? सेम, कंपनी ऑडिटर वाली। वो कह रहा है 10:30 तक है ना क्लास, पढ़ा दे रहा हूं भैया, पढ़ लो 5 मिनट। ठीक है भैया, नहीं पढ़ना जिसको वो चला जाए, जिसको पढ़ना है वो बना रहे। मैं 5 मिनट तो पढ़ाऊंगा, टॉपिक थोड़ी छोड़ दूंगा बीच में, अगले लेक्चर से नया स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है? कॉस्ट अकाउंटेंट। डिस्क्वालिफिकेशन सेम, कंपनी ऑडिटर वाली। पेनाल्टी भी सेम, कंपनी ऑडिटर वाली। जो ऑडिट करेगा ना, वो ऑडिट करेगा, ध्यान रखिए, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। उनके भी अपने स्टैंडर्ड है भाई, अपने प्योर कॉस्ट स्टैंडर्ड, हाँ, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑडिट करेगा। ठीक है ना? क्वालिफिकेशन कॉस्ट अकाउंटेंट, डिस्क्वालिफिकेशन सेम, पेनाल्टी सेम, कंप्लायंस कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का। ठीक है, समझना ध्यान से। आपने कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया जी। कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करके इंटीमेट करिए ऑडिटर और सीजी दोनों को कि भैया आपको अपॉइंट कर लिया है। सीजी को इंटीमेट करेंगे फॉर्म CRA 2 में। CRA 1 याद है? कॉस्ट रिकॉर्ड का। ठीक है, अब एक बात समझिए। तो कॉस्ट ऑडिटर ने अपॉइंटमेंट के बाद CRA 2 में ये आपको बताना है। अब CRA 2 में सीजी को बताएंगे, साथ में ऑडिटर को बताएंगे। अब बताना कब है सर? बताना है बोर्ड मीटिंग के 30 दिन के अंदर।
ठीक है जी, 30 दिन के अंदर बताएंगे। अब चक्कर क्या है जी, कॉस्ट ऑडिट करने के बाद आप अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सीजी को दोगे फॉर्म सीआरए 3 में। मतलब एक बात समझिए, सीजी को बताओगे सीआरए 2 में और ऑडिट रिपोर्ट बनाकर दोगे सीआरए 3 में। सीआरए 1 कॉस्ट रिकॉर्ड का, सीआरए 2 सीजी के अपॉइंटमेंट का और सीआरए 3 किसका, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का। ठीक है, आपने कंपनी को कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बना के दी, कंपनी अगले 30 दिन में सीजी को कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट देगी। ऐसा समझ लें आप, ये है कॉस्ट ऑडिटर, ये है कंपनी, वहां थोड़ा ज्यादा मैसअप हो रहा है, ये है सीजी। आपने कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाकर दी, ठीक है, कंपनी को, कंपनी ने वो आगे फॉरवर्ड कर दी किसको, सीजी को। अब आपने बनाकर दी किसमें, आपने बना के दी भाई सीआरए 2 में, सॉरी सीआरए 3 में। अब आपने सीआरए 3 में दी, वो आगे ले जाकर दे देगा सीआरए 4 में सीजी को अगले 30 दिन के अंदर। ठीक है भाई, तो सीआरए 3 में आपने कंपनी को दी और सीआरए 4 में कंपनी किसको देगी, सीजी को अगले 30 दिन में। ठीक है, कॉस्ट ऑडिटर टू कंपनी सीआरए 3, कंपनी टू सीजी सीआरए 4 30 दिन के अंदर। अब एक बात समझिए, आप जिस दिन कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट दोगे वो दिन आपका ऑफिस का आखिरी दिन होगा। जब भी आप कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे, आपने कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट दे दी, खत्म, दिस विल बी द लास्ट डे ऑफ द ऑफिस। ठीक है, लेकिन कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट 180 डेज के अंदर आपको देनी ही देनी है, साल खत्म होने के। लिखा हुआ अगर आप ध्यान से देखिए, विद इन 180 डेज फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मान लो आपने 90th डे कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट दे दी, वो दिन आपका ऑफिस का आखिरी दिन होगा, वैकेशन। लेकिन अगर आप कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट 180 दिन के अंदर देते ही नहीं, तो अगर आप 180 दिन के अंदर देते ही नहीं तो 180 दिन आपका लास्ट डे होगा। मतलब आप कह सकते हो जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट देगा वो दिन, या 180 दिन, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। बात आ रही है समझ में? अगर आपने 90 दिन दे दी 90 डे के अंदर तो 90th डे लास्ट डे, अगर आप नहीं देते तो 180th डे लास्ट डे। जिस दिन आप दोगे वो अर्लियर होगा। ठीक है, तो 180 डेज से ऊपर ऑफिस होल्ड नहीं कर पाएंगे एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से। ठीक है भाई, चलिए डन हो गई कहानी, डन है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात ध्यान रखना बस, कंपनी ऑडिटर सीआरए 3 में कंपनी को देगा, कंपनी अगले 30 दिन में सीआरए 4 में सीजी को देगी। सीजी के पास एक राइट होता है कि सीजी डिमांड कर सकती है एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, सही है, खत्म हो गया है। एक बात और ध्यान रखिए, कैजुअल वैकेंसी वगैरह ना बोर्ड फिल करता है, अपॉइंट भी बोर्ड करता है, कैजुअल वैकेंसी भी बोर्ड फिल करता है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट देनी है 180 दिन के अंदर, देता है तो ऑफिस का आखिरी दिन होगा, नहीं देता इफ नॉट तो 180th डे ऑफिस खाली कर देगा। ठीक है, खत्म है, और क्या है। चलिए जी।